हाय। आज हम लोग एक प्ले पढ़ेंगे। इसका नाम है एडिपस द किंग। इसको किसने लिखा है ऑलरेडी आप लोगों को पता है। सोफोक्लिस ने इस प्ले को लिखा है। इसके अलावा दो और प्ले हैं, एंटीगोन और एडिपस एट कोलोमस ऐसे करके एक प्ले है। और इस तरीके से तीन प्ले का एक ट्रायोलॉजी है और तीनों प्ले कहीं ना कहीं एडिपस से ही कनेक्टेड हैं। एडिपस एक कैरेक्टर है जिस पे ये तीनों प्ले बेस्ड है। और ये जो प्ले है इसका रूट यानी कि जड़ हम लोगों को मिलता है माइथोलॉजी में। जिस प्रकार से मान लीजिए कि अभी एक कोई ड्रामेटिस्ट है, ड्रामा लिखने वाला व्यक्ति है, वो आता है और कृष्ण के जीवन पे कोई एक ड्रामा लिख देता है। अब कृष्ण के जीवन में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, उनमें से कोई भी एक घटना वो चुनता है और उस एक घटना मात्र पे वो ड्रामा लिख देता है। तो कुछ वैसा ही है यहाँ पे एडिपस के साथ। एडिपस एक माइथोलॉजी का कैरेक्टर है, जैसे कि महाभारत है उसी प्रकार से वहाँ पे कुछ माइथोलॉजी हैं। माइथोलॉजी का क्या मतलब होता है? माइथोलॉजी का मतलब हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि इतिहास कहना गलत होगा यहाँ पे, इसलिए कहना गलत होगा क्योंकि माइथोलॉजी जो होती है उसमें ना तो कोई व्यक्ति ये कह सकता है कि ये घटनाएं सच में कभी हुई होंगी, ना तो कोई ये कह सकता है कि ये घटना नहीं हुई होंगी। तो जो सबूत होते हैं वो अपर्याप्त होते हैं। तो कुछ लोग अपने आस्था या फिर विश्वास की वजह से मान लेते हैं कि ये सारी चीज़ें सच में हुई होंगी। तो ऐसी जो चीज़ें होती हैं उनको माइथोलॉजी कहा जाता है। तो इसी प्रकार से ग्रीक माइथोलॉजी में एक कैरेक्टर है एडिपस, जिसके बारे में लोग वहाँ के विश्वास करते हैं। तो एडिपस की एक शॉर्ट में जो कहानी है वो इस प्रकार है। यहाँ पे मैं आपको एडिपस का नॉर्मल कहानी बता रहा हूँ, माइथोलॉजी का कहानी बता रहा हूँ, और उसी माइथोलॉजी की कहानी के बेसिस पे मात्र एक घटना को उठा के इस ड्रामा को लिखा गया है। तो एडिपस का काफ़ी ब्रीफ में मैं आपको एक कहानी बतलाता हूँ। कहानी इस प्रकार है कि एडिपस जो है सो एक्चुअली एक राज्य होता है, ग्रीक में एक राज्य है और उस राज्य का नाम है थीब्स। थीब्स शहर में एक राजा रहता है लायस, और उसकी एक पत्नी है जैकोस्टा। इन दोनों के एक बच्चे हैं एडिपस। तो जब एडिपस वहाँ पे छोटा ही होता है तब कोई भविष्यवक्ता आता है राजा और रानी के पास और वो बतलाता है कि ये बच्चा अपने पिता की हत्या करके अपनी माता से विवाह करेगा। तो जो उसके पिता होते हैं एडिपस के लायस, वो ऐसा डिसाइड करते हैं कि एक सेफर्ड को भेज देते हैं कि ले जाओ एडिपस को तुम मार देना। अब वो जो सेफर्ड होता है वो एडिपस को मार नहीं पाता और इस वजह से वो क्या करता है कि राज्य के उस पार ले जाकर के वो उसे छोड़ देता है दूसरे राज्य में। फिर वहाँ पे कोई एक व्यक्ति आता है और उसे देखता है और वो दूसरे राज्य कोरंथ में जाकर वहाँ के राजा और रानी के पास वो पहुँच जाता है। तो कोरंथ के राजा और रानी जो होते हैं वो एडिपस को अडॉप्ट कर लेते हैं और अपने पुत्र के समान उसे पालने लगते हैं। तो जब एडिपस बड़ा होता है तब दूसरा भविष्यवक्ता आता है एडिपस के पास और उससे कहता है कि तुम कुछ ही दिनों में अपने पिता की हत्या करके अपनी माता से विवाह करोगे। अब एडिपस को तो पता नहीं है कि उसका ओरिजिनल माता और पिता कौन है। वो सोचता है कि कोरंथ के जो राजा और रानी हैं वही मेरे असली माता और पिता हैं। तो वो ऐसा सोच के कोरंथ छोड़ के वो दूसरे राज्य की ओर निकल पड़ता है। तो वापस वो थीब्स की तरफ आ जाता है, मतलब कि उसका जो ओरिजिनल माता पिता था उसी राज्य की तरफ वो वापस आने लगता है। वापस आने के दौरान एक व्यक्ति उसे कहीं माउंटेन पे मिलता है, मुठभेड़ होता है। उस मुठभेड़ में वो मार देता है उस व्यक्ति को। आगे चल के उसे पता चलता है कि जिसको उसने मारा था वही उसके पिता थे, तो उसने तो अपने पिता को मार दिया। अब जब वो राज्य की तरफ वापस आ रहा होता है तब वहाँ पे एक राक्षसी होती है स्फिंक्स, जो लोगों से रिडल पूछती है। रिडल पूछती है कहने का मतलब है कि एक पहेली पूछती है। पहेली ये होता है कि ऐसा क्या है जिसके सुबह में 4 पैर होते हैं, दोपहर में 2 पैर होते हैं और शाम में 3 पैर होते हैं। अब ये एक पहेली है। अब अगर एडिपस उस पहेली का जवाब नहीं देगा तो स्फिंक्स उसे मार देगी, लेकिन अगर वो जवाब देगा तो स्फिंक्स खुद को मार लेगी और वहाँ के जो सारे लोग हैं उसको भी वो छोड़ देगी। एक्चुअली थीब्स पूरे शहर पे स्फिंक्स ने कब्जा कर लिया था और चूंकि व्यक्ति उसके रिडल का, उसके पहेली का जवाब नहीं दे पाते थे, इसलिए वो सबको मारते जाती थी। तो एडिपस उसका जवाब दे देता है और स्फिंक्स खुद को मार लेती है और फिर एडिपस को वहाँ का राजा बना लिया जाता है और वहाँ की जो विधवा रानी है जैकोस्टा, उससे एडिपस का विवाह हो जाता है। फिर अच्छा, रिडल का आंसर क्या है? रिडल का आंसर होता है व्यक्ति। जब व्यक्ति अपने
बचपन में होता है, यानी कि जब वो छोटा बच्चा होता है तो अपने हाथ और पैर दोनों का इस्तेमाल करके वो चलता है। तो इस प्रकार से उसके 4 पैर होते हैं। जब वो दोपहर यानी कि युवावस्था में होता है तब दोनों पैरों को इस्तेमाल करके ही वो चलता है। तो इस प्रकार 2 पैर। और शाम यानी कि जब वो बुढ़ापा में आता है तब वो लकड़ी का इस्तेमाल करता है चलने के लिए। तो इस प्रकार से उसके शाम में 3 पैर हो जाते हैं। तो ये पहली का जवाब देके एडिपस वहाँ का राजा बन गया, चूँकि उसने सारे लोगों को स्फिंक्स से बचाया है तो वो वहाँ का राजा बन गया। अब चूँकि वहाँ पे एक विधवा रानी भी है तो उससे उसकी शादी करवा दी जाती है। बाद में पूरे शहर में प्लेग फैलता है। प्लेग जब फैलता है तो थोड़ा सा जांच पड़ताल करवाता है कि प्लेग क्यों फैल रहा है, भगवान से पूछा जाता है। तब कोई एक साधु आके बतलाता है कि पुराने वाले जो राजा थे लायस, उसकी हत्या कर दी गई है। जब तक उस मर्डरर को सज़ा नहीं मिलेगा प्लेग इसी प्रकार से फैलता रहेगा। तो एडिपस अपने लोगों को बचाने के लिए ढूंढना चालू करता है कि पुराने वाले राजा को आखिर मारा किसने था। तो उसे पता चलता है कि उसने खुद ही मार दिया था गलती से, और एक्चुअली जिससे उसने विवाह किया है वही उसकी असली माता भी है। तब जो एडिपस होता है वो अपने बच्चों को नहीं देख पाता कि आखिर उसकी संतान कैसे हो सकती है अपनी माता के साथ। तो इसी चीज़ के पछतावा के लिए वो खुद को अंधा कर लेता है और दर बदर भटकने लगता है। और जो रानी होती है जैकोस्टा, वो खुद को फांसी लगा के मार लेती है। फिर बहुत समय के बाद एडिपस को फाइनली मृत्यु आती है और वो मर जाता है, और इस प्रकार से उसके दुख का अंत होता है। तो ये था एक बेसिक माइथोलॉजी की स्टोरी, काफ़ी शॉर्ट में मैंने बतलाया है। अब एक और चीज़ होती है, जब आप लोग आगे के क्लास में जाओगे तो आप लोगों को एक चीज़ पढ़नी पड़ेगी। वो क्या पढ़ना है, एक्चुअली एक कॉम्प्लेक्स होता है, एडिपस कॉम्प्लेक्स आपको पढ़ना पड़ेगा। एडिपस कॉम्प्लेक्स के थ्योरी में क्या होता है, एडिपस का एक थ्योरी चलता है। थ्योरी कहने का मतलब सिद्धांत चलता है। सिद्धांत ये कहता है, साइकोलॉजी का ये सिद्धांत है, इसमें ये कहा जाता है कि आपके जो अपोजिट जेंडर के पेरेंट्स हैं, अगर आप लड़की हो और आपके जो पिता हैं, अगर आप लड़की हो तो आपका झुकाव आपके पिता की तरफ ज़्यादा होगा आपकी माता से, और अगर आप लड़के हो तो लड़का का झुकाव अपनी माता की तरफ ज़्यादा होगा पिता के तुलना में। और ये जो थ्योरी लिया गया है ये एडिपस से ही लिया गया है। इसका बेसिक सा मतलब ये है कि आपके ऑपोजिट जेंडर में जो आपके पेरेंट्स हैं उसके प्रति लगाव आपका ज़्यादा होगा। तो ये एक बेसिक थ्योरी है, और ये माइथोलॉजी की स्टोरी भी आप जान ही चुके हो। और उसी माइथोलॉजी में की जो एक छोटी सी घटना है, जब वो एडिपस राजा बन जाता है तब किस प्रकार से वहाँ पे प्लेग फैलता है और एडिपस अपने लोगों को बचाता है, उस घटना के बेसिस पे ये ड्रामा लिखा गया है आपका एडिपस द किंग। अब हम लोग ज़रा सा ये भी देखेंगे कि एडिपस द किंग जो ड्रामा लिखा गया था ग्रीक लैंग्वेज में, तब वो उस समय किस तरीके से परफॉर्म होता था, जो स्टेज का सेटअप हुआ करता था वो किस प्रकार से हुआ करता था, और साथ ही जो लोग परफॉर्म किया करते थे उनका जो फेशियल एक्सप्रेशन होता था वो किस प्रकार से हुआ करता था। और साथ ही आप कुछ और चीज़ों को नोटिस करने की कोशिश करना, क्योंकि जो इंडियन ड्रामा है उससे ग्रीक ड्रामा थोड़ा सा अलग होता है। वहाँ का सेटअप भी आपको अलग देखने को मिलेगा, उन लोगों का जो ड्रेस है वो भी आप लोगों को अलग देखने को मिलेगा। तो दोबारा से मैं ज़रा सा यूट्यूब पे जाता हूँ और वो एक कोई भी ग्रीक परफॉर्मेंस जो कि इस ड्रामा पे बेस्ड हो उसको मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोग उसे ज़रा सा देख के उस पर गौर फरमाना। तो मैं यूट्यूब ओपन कर रहा हूँ, ये वो माइथोलॉजी की वीडियो है जो आप लोग चाहो तो देख सकते हो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गोचोकन? किटागावा? तो ये एक ड्रामा है और आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग जाके इसे अगर पूरा देख सकते हो तो पूरा भी देख लेना। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि जब ये प्ले स्टार्ट हो रहा था तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था एडिपस रेक्स। रेक्स का मतलब क्या होता है?
एक्चुअली ये एक लैटिन वर्ड है, मतलब कि लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, और उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग रेक्स का मतलब होता है राजा। तो इसका एक नाम जो है सो वो एडिपस द रेक्स है, और इंग्लिश में हम लोग इसे एडिपस द किंग कहते हैं। Behind those doors, a company is getting ready to act the tragedy of King Oedipus. It was written more than 2,000 years ago. Sophocles, an Athenian poet, wrote it for the great spring festival in honor of the god of spring. The events that you will see are not really taking place. They are just the reenactments of a sacrifice, a human sacrifice. In the Christian ritual, a priest, by the breaking of bread and the pouring of wine, symbolically reenacts the breaking of Christ's body and the shedding. यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि इन्होंने कहा कि क्रिश्चियन रिचुअल्स के अकॉर्डिंग, जो ग्रीक्स थे वो क्रिश्चियन नहीं थे। ग्रीक्स के लगभग 500-600 साल बाद क्रिश्चियनिटी का स्टार्ट होता है, तो क्रिश्चियनिटी बाद में आया, लेकिन ये जो ड्रामा परफॉर्म हो रहा है ये क्रिश्चियनिटी के रूल्स के अकॉर्डिंग हो रहा है, क्योंकि जब ये रिकॉर्ड किया गया होगा तो मोस्ट पॉसिबली अभी से 20-30 साल पहले कभी इस ड्रामा को रिकॉर्ड किया गया होगा। तो चूँकि ड्रामा को स्टार्ट करने से पहले जो रूल्स परफॉर्म हो रहे हैं, जो रिचुअल्स परफॉर्म हो रहे हैं, वो क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग है, ना कि ग्रीक्स के अकॉर्डिंग है। तो क्रिश्चियनिटी का जो रूल होता है वो ये कहता है कि जब आप जिस तरीके से हम लोग इंडियन क्लासिकल को पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोगों ने देखा था कि जब ड्रामा स्टार्ट होने वाला होता था तो उससे पहले वो लोग भगवान शिव को या फिर ब्रह्मा को इस तरीके से पूजा करते थे, और पूजा करने के लिए उनकी प्रशंसा के गीत गाते थे। तो यहाँ पे क्या था, चूँकि ये क्रिश्चियनिटी की तरह जो क्रिश्चियनिटी के रूल्स हैं वो इसमें दिखाया गया है, तो क्रिश्चियनिटी के अकॉर्डिंग जो जीसस क्राइस्ट हैं, जो कि हिंदी में कह लो ईसा मसीह, तो उनको ये लोग पूजा करते हैं, और पूजा के रूप में क्या करते हैं, ब्रेड खाते हैं और वाइन पीते हैं। ब्रेड ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के शरीर का मांस का टुकड़ा है, और अगर कोई उसे खाता है तो पवित्र होता है। और उसी प्रकार से वाइन पीते हैं, मतलब कि ईसा मसीह के शरीर का ब्लड पीते हैं। और जब आप लोग ब्रेड या फिर वो वाइन पीते हो तो ऐसा वो लोग मानते हैं कि आपका जो शरीर है वो पूर्ण तरीके से पवित्र हो जाता है। ये हम लोग जो ड्रामा पढ़ेंगे वो ग्रीक पे बेस्ड होगा, तो वहाँ पे ऐसा कोई भी चर्चा क्रिश्चियनिटी की नहीं होगी, लेकिन ये बाद में परफॉर्मेंस हुआ है, इसलिए यहाँ पे क्रिश्चियनिटी की वजह से थोड़ा सा पूजा पाठ किया जा रहा है कि जो हम ड्रामा करने जा रहे हैं उसको आप सफल करवाएंगे। इस प्रकार की भगवान से अर्चना की जाती है। Of his blood. In narrative and mime, he commemorates the sacrifice of one man who died for the people. We too shall commemorate such a sacrifice, the destruction of one man that his people might live. As priests put on vestments and move in a preordained ritual, we put on these characters and reenact this tragedy. The God of whom we shall speak and to whom we shall pray is called Apollo. He represents one aspect of omnipotence. He is the sun god, giver of light and giver of spiritual light. यहाँ पे आप लोग एक चीज़ और नोटिस करो, ये जो बैकग्राउंड में आप लोग देख रहे हो जहाँ पे पीछे में एक आदमी खड़ा है और उसके हाथ में कुछ है, वो ऐसे करके खड़ा है, उसके जस्ट आगे में देखो कुछ पत्थर जैसा रखा हुआ है। इस चीज़ को आप लोग ज़रा सा ध्यान से देख लो, क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा बाद में एक्सप्लेन करूँगा कि एक्चुअली में है क्या। Our tragedy is largely concerned with the contrast of darkness and light. The darkness of blindness and the light of the eyes, the darkness of ignorance and the lightness of knowledge, the darkness of matter, the lightness of spirit, imagination. In fact, this place is a stage. Around us are cameras, great lamps, the machinery of making films. But now, imagine, these great lamps are the sun. The cameras are watching eyes. This stage is part of the ancient city of Thebes. Here, on this rock stands the palace of the king. King Oedipus! Around us and below is the city. Plague rages. The citizens approach. They carry branches hung with wool, traditional symbols of prayer.
We are waiting for Oedipus. Oedipus, king of Thebes. His queen is Jocasta. But Jocasta was once the wife of another king. Another king of Thebes. His name? Laius. Laius. Where is Laius? Disappeared. Went on a long journey. Never returned. Laius never returned. That was long ago. Then came the Sphinx. Sphinx! What was the Sphinx? A monster, half woman, half bear. She ravished the city. Devoured our children. Thebes was in despair. Then came a stranger. A young man from far away. Conquered the Sphinx. Delivered our city. In despair, the Sphinx cast herself down from this rock. Cast herself from the rock. Oedipus was our savior. We made him our king. Jocasta, wife to dead Laius, became his queen. Jocasta, queen of Thebes. Oedipus conquered. Oedipus was savior. Oedipus. Oedipus king. ज़रा सा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ एक्चुअली में अभी तक हुआ क्या है। थीब्स एक शहर है, वहाँ पे पूरा प्लेग फैल चुका है। ये जितने भी लोग हैं वो राजा से मिलने आए हैं। चूँकि अब प्लेग फैल चुका है तो वहाँ पे अभी राजा कौन है? एडिपस जो है वो राजा बन चुका है। वो ऑलरेडी अपने पिता को मार चुका है और वो यहाँ के राजा बन गया है। और चूँकि उसने इन सारे लोगों को स्फिंक्स से छुटकारा दिलवाया है इसलिए इसको राजा बना दिया गया है। अब ना तो एडिपस को पता है कि उसने अपने पिता की हत्या की है और ना तो इन सारे लोगों को पता है कि इसने पहले वाले राजे की हत्या की है। अब हर जगह प्लेग फैल गया है तो ये लोग इससे गुजारिश करने आए हैं कि आप कुछ कीजिए ताकि हम लोग जो है सो प्लेग से बच सकें। और साथ ही वो एडिपस की प्रशंसा भी करते हैं। प्रशंसा इस बात की करते हैं कि ये हमारा सेवियर है। सेवियर कहने का मतलब है कि ये वो व्यक्ति है जिसने हमारी रक्षा की है स्फिंक्स से। और हमारी जो रानी है जकोस्टा उसकी भी गुणगान कई बार आती है। और साथ ही ये लोग थोड़ा सा विलाप भी करते हैं, इस बात का विलाप करते हैं कि जो पहले का राजा था किंग लायस वो कहाँ चला गया है किसी को भी पता नहीं है। आगे अभी हम लोग देखेंगे। अच्छा, एक और चीज़ देखो, ये जो स्टेज है, स्टेज के पीछे यहाँ पे देखो तो कोई एक व्यक्ति है जो अभी गेट से बाहर आएगा। तो जब हम लोग ओरिजिनल ड्रामा पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन का वो वर्क पढ़ेंगे तो उसमें भी ये सारी चीज़ें मेंशन होगी। अच्छा, इसमें कहीं भी वो नहीं दिख रहा जो कि पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि पीछे में जो पत्थर है उसको ध्यान से देखो। वो जो पत्थर है वो ऑल्टर होता है, ALTAR, ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब ये होता है कि वो किसी भगवान का जो है सो पूजा का स्थान होता है जहाँ पे लोग जाके भगवान को पूजा वगैरह करते हैं और उनकी आराधना कर सकते हैं। तो वो जो पत्थर है वो एक डिवोशनल कॉन्सेप्ट होता है, भक्ति भाव से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट होता है। आगे देखो। Children, descendants of old Cadmus, why do you come before me? Why do you carry the branches of suppliant? यहाँ पे एक और चीज़ देखो। अच्छा, यहाँ पे नीचे में देखो कॉर्नर पे, यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा कि वो जो पत्थर मैंने आपको कहा था देखने के लिए वो यहाँ पे एक्चुअली में है। और उस पत्थर के ऊपर बहुत सारी लकड़ियाँ हैं। आप लोग देख पा रहे हो कि बहुत सारे लोगों के हाथ में एक छोटी छोटी लकड़ियाँ हैं और उन लकड़ियों पे कुछ धागे बंधे हुए हैं। ये उस समय का जो ग्रीक जो कल्चर था उसमें वो लोग विश्वास किया करते थे। जैसे कि हम लोग अपने यहाँ देखते हैं तो कई पेड़ों में हम लोग धागा बांधते हैं, कपड़ा बांधते हैं, या फिर कई जगहों पे ऐसा भी होता है कि कोई एक मंदिर है वहाँ पे हम लोग जाके धागा बांधते हैं। और वो जो धागा होता है एक मन्नत का, मतलब कि आप भगवान से क्या चाहते हो, ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो आप चाहते हो कि भगवान आपकी पूरा करें, वो चीज़ मांगने के लिए आप वहाँ पे पूजा करने जाते हो। तो उसी प्रकार से यहाँ पे ग्रीक कल्चर में ये जो कॉन्सेप्ट है ब्रांच का, मतलब कि
पेड़ की एक टहनी लेना है या फिर कोई लकड़ी लेना है, उस लकड़ी में ऊल यानी कि ऊन लपेटना है और उसको ये जो पत्थर वाला स्थान है वहाँ पे जाके भगवान के नाम पे चढ़ाना है। तो ये एक वहाँ के कल्चर का तरीका है भगवान से मन्नत मांगने का। और एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सभी ने मास्क पहन रखा है, मतलब कि चेहरे पे बड़े बड़े मास्क उन्होंने लगा रखा है। मास्क लगाने के पीछे का रीज़न ये है कि चूँकि वहाँ पे जो है सो बहुत सारे लोग बैठ के एक बार में ड्रामा देखा करते थे। पिछले वीडियो में आप लोग ऑलरेडी देख चुके हो कि जो थिएटर हुआ करता था वो कैसा हुआ करता था। थिएटर में बीच में जो है सो राउंड करके एक स्टेज होता था और स्टेज के चारों तरफ लोग, चारों तरफ नहीं एक्चुअली पीछे में जो होता था वो तैयार वगैरह होने के लिए जगह होता था। और आगे की जो तीनों एरिया है, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे स्टेज हूँ तो ऐसे करके यहाँ के स्टेज के ऐसे दोनों साइड जो है सो पूरा आदमी बैठा करते थे। और चूँकि आदमी बहुत सारे हुआ करते थे तो दूर से वो जो चेहरा का भाव होता है वो दिखाई नहीं देता था और इसीलिए वो लोग बड़े बड़े मास्क लगाया करते थे ताकि दूर से भी व्यक्ति को दिखाई दे सके कि ये जो व्यक्ति है ये कौन है। और वो जो स्टेज हुआ करता था वो ऐसे हुआ करता था, मतलब कि यहाँ के सबसे जो निचला भाग है वहाँ पे लोग परफॉर्म करेंगे और जो आदमी है वो ऊपर की ओर बैठेंगे। धीरे धीरे करके वो स्टेप एंड स्टेप बाय ऊपर की ओर जाते थे। जिस प्रकार से क्रिकेट ग्राउंड आप देखे हो, क्रिकेट ग्राउंड जो है उसको मान लो कि आपका स्टेज हो गया और ग्राउंड के चारों तरफ जो है सो वहाँ पे आदमी सब बैठे हुए हैं। तो जो आदमी बैठे हुए हैं वो स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी नुमा करके बैठे हुए हैं कि सबसे आगे वाला जो आदमी होगा वो नीचे बैठेगा, फिर सेकंड स्टेप उससे थोड़ा ऊपर, फिर थर्ड स्टेप उससे थोड़ा ऊपर। इस प्रकार से दूर के व्यक्ति भी देख सकते हैं और ऐसे में क्या होता है कि आवाज़ भी थोड़ा आसानी से ट्रैवल कर सकता है, दूर तक पहुँच सकता है। इसीलिए यहाँ पे जो लोग हैं वो सब मास्क लगाया करते हैं। इसका एक और बेनिफिट हुआ करता था कि एक ही व्यक्ति अलग अलग कैरेक्टर्स को परफॉर्म कर सकता है अगर करना पड़े तो। I would not learn from any mouth but yours, old man, therefore I question you myself. Do you know of anything that I can do and have not done? How can I, being the man I am, do other than all I know? I were indeed hard of heart, did I not pity such suppliants? Plague ravages the city. A blight has fallen upon the fruitful blossoms of the land. A blight upon flock and field. A blight upon the marriage bed. Oedipus, king, not God but foremost of living men, we beseech you, always suppliants, to find some help. Uplift our state. Think upon your fame. Your coming brought us luck. Be lucky to us still. Remember that it is better to rule over men than over a waste place, since neither wall, town, nor ship is anything, if it be empty and no man. ओके, आई थिंक जितना भी आप लोगों को समझना था ये ड्रामा देखे उतना आप ऑलरेडी समझ चुके हो। अगर आप लोग इस ड्रामा को पूरा देखना चाहते हो तो यूट्यूब पे जाके आसानी से देख सकते हो। अब हम लोग ज़रा सा आते हैं इस पे, अपने जो टेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है उस पे आते हैं और मैं आप लोगों को, हालांकि जो लाइंस बोले जा रहे हैं वो उस ड्रामा में, उस वीडियो में भी ऑलमोस्ट सेम टू सेम है जो कि इसमें है। तो एडिपस द किंग इसका टाइटल हो गया, सोफोक्लीज ने इसको लिखा है। सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो हमारा एडिपस हो गया, यानी कि जो राजा है थीब्स का, वो हो गया। इसके अलावा एक प्रिस्ट है यानी पंडित है। ये किस भगवान का पंडित है? तो ज्यूस एक भगवान होते हैं, जैसे कि हिंदुइज्म में भगवान इंद्र हैं जो कि देवताओं के राजा हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे ज्यूस जो है इसको मेन व्यक्ति माना जाता है उनके भगवानों में। तो ज्यूस, और जो ज्यूस भगवान होता है उसमें ग्रीक कल्चर में वो ज्यूस जो है सो किस चीज़ का भगवान है? जिस प्रकार से इंद्र थंडर का भगवान यानी कि बारिश करवाने का भगवान है, उसी प्रकार से ज्यूस भी यहाँ पे क्या है कि बारिश करवाने के ये देवता हैं। अब यहाँ पे क्रियोन जो है सो वो एडिपस की माँ और भाई, एडिपस की माँ और रानी दोनों का भाई क्रियोन है, यानी कि जकोस्टा का भाई है। इसके अलावा एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो कि बैकग्राउंड में आके गाना गाते हैं, उसको कोरस कहा जाता है।
इसके अलावा टायरसियस है जो कि एक ब्लाइंड प्रॉफिट है। प्रॉफिट कहने का मतलब ये वो व्यक्ति होगा जो भविष्य, पास्ट, वर्तमान सब कुछ जान रहा होगा। इसके अलावा जैकोस्टा ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि एडिपस की वाइफ है और साथ ही साथ उसकी माता भी है। इसके अलावा कुछ मैसेंजर्स होंगे जो कि संवाद एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाएंगे। इसके अलावा सेफर्ड होगा, सेफर्ड जिसको भेजा गया था। एंटीगोन और इजमीन ये दोनों जो है सो बेटी होती हैं एडिपस और जैकोस्टा की। अब हम लोग ड्रामा पे आते हैं। तो ड्रामा के बैकग्राउंड को जरा सा देखते हैं। तो टाइम और सीन मतलब कि किस समय ड्रामा स्टार्ट होना है और जगह क्या है, मतलब कि सेटिंग क्या है, बैकग्राउंड क्या है, कहाँ पे ये ड्रामा परफॉर्म होगा। द रॉयल हाउस ऑफ थीब्स यानी कि राजा का जो राजमहल होता है वहाँ पे ये ड्रामा को परफॉर्म होना है। डबल डोर्स डोमिनेट द फसाड। फसाड क्या होता है, किसी घर का जो आउटर एरिया होता है, मतलब कि घर के बाहर का जो एरिया है उसको हम लोग फसाड बोल सकते हैं। तो स्टेज के बैकग्राउंड में राजमहल का बाहरी एरिया है और वो जो राजमहल का बाहरी एरिया है वहाँ पे राजमहल का जो डबल डोर्स है यानी कि दोनों साइड खुलने वाले जो गेट होते हैं वो वहाँ पे दिख रहे हैं बैकग्राउंड में। अ स्टोन आल्टर स्टैंड्स एट द सेंटर ऑफ द स्टेज। अब यहाँ पे जरा सा मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। मान लो ये स्टेज है तो यहाँ बीच में एक आल्टर होता है जो कि मैंने आप लोगों को दिखाया था कि ये पत्थर गौर से देखो, यहाँ ये वहाँ पे पूजा के लिए यूज किया जाता है। तो वही जो पत्थर है स्टेज के बीच में यहाँ पे है, स्टैंड्स एट द सेंटर ऑफ द स्टेज। ये जो आल्टर होता है इसके कुछ पर्पस होते हैं। एक तो ये भगवान को दिखा रहा है कि भगवान के पास सारे लोग आए हैं। उसके अलावा ये जो ऑल्टर होता है इसलिए भी यूज किया जाता है कि जो कोरस होगा यानी ग्रुप ऑफ पीपल होगा जो वहाँ पे गाना गाएंगे वो इस ऑल्टर के चारों तरफ घूम घूम के गाना गा सकें। ये सभी भी हम लोग अभी आगे देखेंगे जब कोरस आएगा। बैकग्राउंड की और चीज़ें क्या हैं। मैनी ईयर्स हैव पास्ड सिंस एडिपस सॉल्व्ड द रिडल ऑफ स्फिंक्स एंड असेंडेड द थ्रोन ऑफ थीब्स। कि बहुत साल गुजर चुके हैं जब स्फिंक्स जो है सो वहाँ का राजा, स्फिंक्स को मार के स्फिंक्स की पहेली को सुलझा के एडिपस वहाँ का राजा बन चुका है। कहाँ का राजा बन चुका है, तो थीब्स का राजा बन चुका है। एंड नाउ अ प्लेग हैज स्ट्रक द सिटी। और अभी उस शहर की क्या स्थिति है, वहाँ पे प्लेग आ चुका है। प्लेग जो है सो पूरे शहर पे फैल चुका है। अ प्रोसेशन ऑफ प्रीस्ट्स इंटर। स्टेज पे जो है सो एक ग्रुप आता है, ग्रुप ऑफ प्रीस्ट्स आता है, मतलब कि जो पंडित हैं, कुछ पंडित जो है सो इकट्ठा होकर वहाँ पे आते हैं राजा से मिलने के लिए। सप्लिएंट्स ये लोग जो हैं सो आवेदक हैं, अपनी कुछ आवेदन लेकर आए हैं, अपनी कुछ याचना लेकर आए हैं राजा के पास। ब्रोकन एंड डिस्पोंडेंट। और ये जो लोग हैं ये सभी क्या है, ब्रोकन है यानी कि अंदर से टूट चुके हैं। अंदर से क्यों टूट चुके हैं, निराश क्यों हो चुके हैं, इसलिए हो चुके हैं क्योंकि उस शहर में प्लेग फैल चुका है। दे कैरी ब्रांचेस वुंड इन वूल एंड ले देम ऑन द अल्टर। इन सभी के पास जो है सो ब्रांचेस हैं। ब्रांचेस ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ जब हम लोग वो ड्रामा देख रहे थे। तो उसमें जो बहुत सारे लोग हैं वो अपने साथ लकड़ियाँ लेकर आ रहे थे। लकड़ियाँ क्यों लेकर आ रहे थे, और उनमें जो है सो वो धागा बंधा हुआ था, कुछ ऊन बंधे हुए थे, उसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो वो जो सारे लोग हैं वो अपने साथ कुछ लकड़ियाँ लेकर आ रहे हैं, उसमें ऊल यानी कि ऊन बंधा हुआ है, और वो सब लाकर वो जो ऑल्टर है, वो जो पत्थरनुमा जगह है, वहाँ पे वो रख देते हैं। द डोर्स ओपन। अब जो बैकग्राउंड में डोर्स है, डबल डोर्स जो होता है राजमहल का, वो खुलता है। गार्ड्स असेंबल। जितने भी गार्ड्स हैं वो सभी बाहर आते हैं। एडिपस कम्स फॉरवर्ड। अब जो राजा है वहाँ का एडिपस, वो उस दरवाजे से होते हुए आगे आता है। मेजेस्टिक बट फॉर अ टेल लिम्प। अब जो राजा है वो देखने में तो मेजेस्टिक लग रहा है, मतलब कि काफ़ी भव्य रूप है उसका, लेकिन वो थोड़ा सा लंगड़ा टाइप का है। मतलब कि उसको देख के लगता है कि उसको कुछ बीमारी हो गया है, मतलब वो बहुत ज़्यादा दुख में है, ऐसी उसकी लग रही है उसकी शरीर देख के। एंड स्लोली व्यूज द कंडीशन ऑफ हिज पीपल। अब राजमहल के पास जितने भी लोग आए थे वो सभी को वो राजा देखता है कि मेरे प्रजा की क्या हालत है। एडिपस उन सारे लोग को देखते हुए कहता है, ओ माय चिल्ड्रन। चिल्ड्रन यहाँ पे कौन है, चिल्ड्रन का मतलब क्या होता है ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि बच्चों को चिल्ड्रन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो राजा है अपनी प्रजा को संबोधित कर रहा है चिल्ड्रन कहते हुए, मतलब मेरे बच्चों। द न्यू ब्लड ऑफ एंशिएंट थीब्स। वो अपने जो प्रजा है उसको वो कहता है कि
मेरी जो प्रजा है वो सभी न्यू ब्लड हैं, उसका जो खून है नया है, जबकि जो शहर है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है। एंशियंट थीव्स मतलब कि प्राचीन थीव्स में मेरे प्रजा जिसका खून अभी नया नया है। वेयर आर यू हेयर, तुम लोग यहाँ पे, अच्छा वाई आर यू हेयर, तुम सभी यहाँ पर अभी क्यों हो। हडलिंग एट माई आल्टर, मेरा जो आल्टर है उस पर तुम लोग यहाँ पे एक ग्रुप बना के इकट्ठा होके क्यों आए हो। प्रेइंग बिफोर मी, और मेरे सामने तुम सभी याचना कर रहे हो। योर ब्रांचेस वूंड इन वूल, और तुम्हारे पास जो लकड़ियाँ हैं उसमें ऊन बंधे हुए हैं। आर सिटी रीक्स विद द स्मोक ऑफ बर्निंग इंसेंस, इंसेंस क्या होता है, जिस प्रकार से हम लोग पूजा करते हैं तो पूजा में धूप डालते हैं, उसी प्रकार से वहाँ पे भी जो है सो लोग चूँकि भगवान की याचना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्लेग यहाँ पे ख़त्म हो जाए, तो वो लोग जो है सो कुछ लकड़ियाँ या फिर वहाँ पे जो कुछ भी पूजा पाठ में इस्तेमाल हो रहा होगा उसको वो लोग जला रहे होते हैं, और उसके वजह से पूरे शहर में जो गंध है, सुगंध है या दुर्गंध है वो फैल रहा होता है। रिंग्स विथ क्राइज फॉर द हीलर एंड वेलिंग फॉर द डेड, अब जो पूरा शहर है वो एक साथ रिंग कर रहा है, मतलब कि पूरे शहर में एक साथ आवाज़ हो रही है। आवाज़ किस बात की हो रही है, एक आवाज़ तो इसलिए हो रही है फॉर द हीलर, कि भगवान जो है सो वो आएंगे और सारे लोगों को हील करेंगे, मतलब कि सारे लोगों का जो भी दुख दर्द है उसको वो ख़त्म करेंगे। और दूसरा आवाज़ इसलिए हो रहा है पूरे शहर में क्योंकि जो बहुत सारे लोग मर रहे हैं उसके लिए वो लोग जो है सो लगातार रोए जा रहे हैं। आई थॉट इट रॉन्ग, मैंने इसे गलत सोचा। माई चिल्ड्रन टू हियर द ट्रूथ फ्रॉम अदर्स मैसेंजर्स, अब जो राजा जो है सो वो आगे कहता है आई थॉट इट रॉन्ग, मैंने इसे गलत समझा। माई चिल्ड्रन मेरी प्रजा टू हियर द ट्रूथ फ्रॉम अदर्स, कि सच्चाई जो है मतलब आप लोग जो कहना चाहते हो, वो अपनी प्रजा को कहता है कि आप लोग जो कहने के लिए यहाँ आए हो, मेरे पास ये ऑप्शन था कि मैं अपने मैसेंजर के थ्रू भी वो सारी बातें सुन सकता था, मतलब कि किसी भी सैनिक को मैं भेजता और वो जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों से लेकर मेरे पास पहुंचा देता, लेकिन मैंने इसे गलत माना, इसलिए मैं यहाँ पे खुद आया हूँ। हेयर आई एम माई सेल्फ, और इसीलिए मैं यहाँ पे खुद आया हूँ ताकि मैं आपसे डायरेक्ट बात करके आपकी जो भी दुख है उसको जान सकूँ। यू ऑल नो मी द वर्ल्ड नोज माई फेम, वो अपनी प्रजा से कहता है कि आप सभी ऑलरेडी हमको जानते हैं और मेरी जो फेम है, मेरा जो गौरव है इस दुनिया में, जो सारे लोग जिस प्रकार से इज्जत से मुझे देखते हैं वो सब, उन सभी चीज़ों से आप लोग ऑलरेडी वाकिफ़ हो। आई एम एडिपस, मैं कौन हूँ, मैं एडिपस हूँ। हेल्पिंग अ प्रिस्ट टू हिज फीट, अब वो राजा क्या करता है, वो जो ग्रुप ऑफ प्रिस्ट है उसमें से कोई एक बूढ़ा प्रिस्ट के पास वो जाता है और उसको उठने में मदद करता है, मतलब कि उसको खड़ा करवाता है और उससे कहता है स्पीक अप ओल्ड मैन, कि बूढ़े व्यक्ति आप मुझे बताएं। योर ईयर्स योर डिग्निटी यू शुड स्पीक फॉर द अदर्स, आप जो है सो अपने जीवन को इतना समय दिए हैं, आप इन सभी लोगों में से सबसे ज़्यादा तजुर्बेदार हैं, आपकी जो गरिमा है वो सबसे ज़्यादा है, इसलिए आपको बोलना चाहिए, मतलब कि पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हुए आपको बोलना चाहिए। वाई हेयर एंड नीलिंग, वो उस पंडित से कहता है कि आप मुझे बताओ कि आप यहाँ पे क्यों हो और घुटने टेक करके यहाँ पे क्यों बैठे हुए हो। वाट प्रेज अपॉन यू सो, आपके ऊपर ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई है कि आप जो है सो यहाँ पे आए हो और हमसे प्रार्थना कर रहे हो। सम सडन फियर सम स्ट्रॉन्ग डिजायर, क्या ऐसी कोई अचानक से डर आ गई है आपके ऊपर, या फिर आपके मन में कोई एक ऐसी इच्छा है जो आप पूरा करना चाहते हो और इसलिए आप यहाँ पे आए हो। यू कैन ट्रस्ट मी, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हो। आई एम रेडी टू हेल्प, आई विल डू एनीथिंग, राजा कहता है कि मैं आप सभी की मदद करूँगा और मैं कुछ भी करूँगा आपकी मदद करने के लिए। आई वुड बी ब्लाइंड टू मिजरी नॉट टू पिटी माई पीपल नीलिंग एट माई फीट, राजा आगे कहता है कि मुझे आप सभी का दुख दिखाई नहीं दे रहा होगा अगर मैं आप लोगों के ऊपर दया ना कर सकूं, मतलब आप जिस भी काम से यहाँ पर आए हो और मैं उस चीज़ को पूरा ना कर सकूं, आपके ऊपर दया ना दिखा सकूं, आपकी मुसीबतों को ना समझ सकूं, तो मैं अंधा होऊंगा उस चीज़ के प्रति, मतलब कि वो चीज़ मुझे दिखाई नहीं देती होगी, इसलिए मैं आपकी मदद नहीं कर पा रहा हूँगा। देखो डायरेक्ट मीनिंग यहाँ पे इस सेंटेंस का ये है कि
ऐसी कोई भी चीज़ नहीं जो मुझे दिखाई दे, मेरी नज़र में हो, मैं उस दुख को जान रहा हूँ और फिर भी आप लोगों के लिए उसे ठीक करने की कोशिश ना करूँ। ये डायरेक्ट मीनिंग है। हाँ, तो राजा जो है सो पृष्ठ से पूछ लिया कि आप बताइए आपकी क्या दुख दर्द व्यथा है। अब इसके जवाब में पृष्ठ आगे कहता है, ओ एडिपस किंग ऑफ द लैंड, कि आप जो है सो इस ज़मीन के राजा हो, आर ग्रेटेस्ट पावर, आप जो है सो हमारी सबसे बड़ी शक्ति हो। यू सी अस बिफोर यू नाउ, यू सी अस बिफोर यू नाउ, कि आप मुझे और हम सारे लोगों को आप जो है सो आपके सामने देख सकते हो। मैन ऑफ ऑल एजेस, हम सभी जो है सो हर एक उम्र के, हर एक एज के व्यक्ति आपके सामने आए हैं। क्लिंगिंग टू योर आल्टर्स, कहाँ आए हैं? आपके दरवाजे के पास आए हैं। आपके दरवाजे के पास जो भगवान की प्रतिमा है या फिर वो पत्थर है, ऑल्टर है, उसके समीप आए हैं। हेयर आर बॉयज, वो कुछ लड़कों की तरफ इशारा करते हुए पृष्ठ कहता है कि यहाँ पे देखो ये सारे लड़के हैं। स्टिल टू वीक टू फ्लाई फ्रॉम द नेस्ट, और ये लड़के अभी इतने छोटे हैं, इतने कमज़ोर हैं कि ये अपने घोंसले से बाहर निकलकर नहीं उड़ सकता। देखो यहाँ पे मेटाफर की तरह यूज करके कहता है, एक जो पक्षी है, छोटा सा पक्षी है जो अभी अपने घोंसले में रह रहा है और बहुत ही कमज़ोर पक्षी है जो उड़ नहीं सकता, उसको कंपेयर करते हुए एक लड़के के बारे में कहता है कि ये लड़का अभी भी इतना कमज़ोर है कि ये अपने पाँव पे नहीं खड़ा हो सकता या फिर अपने तरीके से अपने जीवन को नहीं जी सकता, मतलब कि अभी बहुत कमज़ोर है, लेकिन फिर भी ये आपके दरवाजे के पास आया है ताकि आपसे प्रार्थना कर सके, गुजारिश कर सके। एंड हेयर द ओल्ड बाउड डाउन विद द ईयर्स, और फिर वो दूसरे झुंड की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि यहाँ देखो, यहाँ पे जो बूढ़े लोग हैं वो भी आए हैं, जो कई वर्षों से, जिनका शरीर ऑलरेडी झुक चुका है, मतलब कि वो इतने ज़्यादा बूढ़े हो चुके हैं कि उनका शरीर कई वर्षों से झुका हुआ है, और ये लोग भी आपके पास आए हैं आपसे आवेदन करने के लिए, आपसे प्रार्थना करने के लिए। द होली वंस, अ प्रीस्ट ऑफ ज्यूस माई सेल्फ, फिर वो जो बूढ़ा पंडित है वो अपने बारे में कहता है, द होली वंस, मतलब ये जो सारे लोग हैं ये सारे होली पीपल हैं। होली पीपल कहने का मतलब एक पवित्र लोग हैं जिसमें कोई सी भी प्रकार का कोई छल कपट ना हो, जो सद्गुणों के पीछे रहता हो, वैसे व्यक्ति। फिर वो अपने बारे में कहता है कि मैं भी यहाँ पे आया हूँ। मैं कौन हूँ? ज्यूस भगवान का मैं एक पंडित हूँ। जैसे कि होता है ना कि कोई एक व्यक्ति है, उसे भगवान शिव पसंद है, किसी को भगवान विष्णु पसंद है, तो इस प्रकार से अलग अलग भगवान के व्यक्ति उपासक हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो पंडित है वो ज्यूस भगवान के उपासक हैं। एंड हेयर द पिकेट अनमैरिड मैन द यंग होप्स ऑफ थीव्स, फिर वो एक दूसरे झुंड की तरफ इशारा करते हुए वो कहते हैं कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ युवा बच्चे हैं जिनकी अभी अभी शादी भी नहीं हुई है, और ये सभी क्या है? यंग होप हैं, मतलब कि आने वाले समय में थीव्स की ये उम्मीद है कि आने वाले समय में ये बच्चे ही क्या करेंगे? थीव्स को आगे लेकर जाएंगे, थीव्स शहर को आगे लेकर जाएंगे। एंड ऑल द रेस्ट योर ग्रेट फैमिली गैदर्स नाउ, और जितने भी बचे हुए भी लोग हैं, मतलब कि बूढ़े हो गए, बच्चे हो गए, युवा हो गए, इसके अलावा भी जो कोई भी हैं वो सारे लोग यहाँ पे, मतलब कि आपका पूरा फैमिली कहने का मतलब है आपके राज्य में जितने भी प्रजा हैं वो सभी यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं। ब्रांचेस रिफ्ट मासिंग इन द स्क्वायर्स, मतलब वो जो स्ट्रीट का एरिया होता है, स्ट्रीट क्या होता है ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा ऑलमोस्ट। स्ट्रीट क्या होता है? जैसे कि मान लो कोई एक छोटा सा जगह है और उसके चारों तरफ घर है, और बीच का जो एरिया होता है, रोड जैसा कह लो, रोड से थोड़ा सा बड़ा होता है, वो स्क्वायर टाइप का होता है। वहाँ पे जो है सो सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और सबके हाथ में कुछ लकड़ियाँ हैं, और उस लकड़ियाँ में उन्होंने ऊन लपेट रखा है और मांस, और वो एक मांस है, यानी कि बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा वहाँ पे हुए हैं राजा से प्रार्थना करने के लिए और भगवानों से प्रार्थना करने के लिए। नीलिंग बिफोर द 2 टेम्पल्स ऑफ क्वीन एथेना, और वो लोग जो है सो वहाँ पे इकट्ठा किस लिए हुए हैं? इसलिए हुए हैं क्योंकि वहाँ पे जो 2 मंदिर हैं, उन दोनों मंदिर में वो लोग जो है सो पूजा कर सके, प्रार्थना कर सके। किस बात की पूजा करनी है? पूजा इस बात की करनी है कि जो प्लेग फैल रहा है वो किसी भी प्रकार से जल्दी ख़त्म हो जाए, इसीलिए वो लोग जो है सो भगवान के पास आए हैं पूजा करने के लिए। और द रिवर श्राइन वेयर द एम्बर्स ग्लो एंड डाई एंड अपोलो सीज द फ्यूचर इन द एसेज,
तो वो लोग 2 भगवान के पास आए हैं पूजा करने के लिए। पहला जो मंदिर है वो क्वीन एथेना का है। एथेना भी वहाँ पे एक भगवान का नाम है, गॉडेस का नाम है। गॉडेस यानी कि एक देवी का नाम है। और ये देवी जो है सो किस चीज़ की देवी है? ये वॉरफेयर मतलब युद्ध वगैरह जो होता है उसकी ये देवी है। और उसके अलावा समझदारी, जो आपके अंदर बुद्धिमत्ता है, विस्डम है, उसकी ये देवी हैं। तो पहला तो ये आया है कि इस देवी से पूजा करेगा, प्रार्थना करेगा कि आप प्लेग ख़त्म करवा दो। और दूसरा ये लोग आया है एक रिवर श्राइन में। रिवर श्राइन क्या होता है? जैसे कि नदी के किनारे कोई एक तीर्थ स्थल है, जैसे कि इंडिया के कंटेक्स्ट में आप कह लो बनारस, कुछ वैसा ही वहाँ पे है। और वहाँ पे जो राख होती है, राख में क्या होता है कि राख में कुछ चिंगारी जो होती है वो बची होती है। मतलब राख में जो हल्की सी आग है वो चमकती है फिर ख़त्म हो जाती है। और उस राख में एक भगवान है जो भविष्य देख सकते हैं। उस भगवान का क्या नाम है? अपोलो। अपोलो भगवान माना जाता है कि वो जैसे कि पोइट्री हो गया या फिर भविष्यवाणी हो गया, इन सभी चीज़ों का जो भगवान है यहाँ पे अपोलो है। तो इस भगवान ये जो भगवान है अपोलो, जो भविष्य देख सकते हैं, किस चीज़ में भविष्य देख सकते हैं? जो जलती हुई राख है उसमें वो भगवान भविष्य देख सकते हैं। तो इन दोनों भगवान के पास वहाँ की जो सारी प्रजा है वो पूजा करने आई है, निवेदन करने आई है कि आप हमें कुछ मदद कीजिए। फिर वो जो पंडित है, बूढ़ा पंडित, आगे कहता है लुक अराउंड यू। राजा से कहता है कि अपने चारों तरफ देखिए। सी विथ योर ऑन आइज। अच्छा, यहाँ पे RCT लुक अराउंड यू। अपना जो शहर है थीब्स, उसको आप अपने चारों तरफ देखिए। सी विथ योर ओन आइज, आप अपनी आँखों से देखिए। आर शिप पिचेस वाइल्डली, मतलब समुद्र में जो शिप है, शिप यानी कि पानी का जो जहाज़ है, वो वाइल्डली बहुत ही बदतर स्थिति में है। मतलब उसमें जो लहर आ रही हैं वो इतनी तेज़ आ रही हैं कि वो शिप बहुत ही बुरी तरीके से ऊपर नीचे उथल पुथल में हो रहा है। कैन नॉट लिफ्ट हर हेड फ्रॉम द डेप्थ्स। और वो जो समुद्र के अंदर का लहर है वो इतना ज़्यादा वाइल्ड होता है, इतना ज़्यादा जंगली होता है कि शिप, जो पानी का जहाज़ है, वो आराम से उड़ नहीं पाता, मतलब आराम से चल नहीं पाता। द रेड वेव्स ऑफ डेथ। ऐसा मालूम पड़ता है कि समुद्र के अंदर जो लहर आ रही है वो रेड वेव्स ऑफ डेथ है, मतलब कि लाल लहर है। और वो लहर देख के लगता है कि मौत की लहर हो, सबको आएगा और अपने में डुबा लेगा। जो रेड कलर होता है वो अक्सर एसोसिएट किया जाता है डेंजर से, खतरा से। तो वैसा ही थीब्स इज डाइंग, चूँकि फ्लैग फैला हुआ है हर जगह। तो वो बूढ़ा व्यक्ति आगे कहता है थीब्स जो शहर है वो मर रहा है। अ ब्लाइट ऑन द फ्रेश क्रॉप्स एंड द रिच पास्चर्स। ब्लाइट का मतलब होता है कि एक बीमारी है जो सारे फसलों को नष्ट कर देगी। अक्सर तो आते रहता है, बिहार में भी आते रहता है। वो बीमारी क्या होता है, लगातार फैलते रहता है और सारे पेड़ों में लग के वो पूरा पेड़ को ख़त्म कर देता है। तो कुछ वैसा ही बीमारी जो है सो फसल का वहाँ पे फैला हुआ है, जो सारे फसलों में लगकर उसको नष्ट करने पे तुला हुआ है। और जो मैदान है, पास्चर्स हैं, जहाँ पे घास होगा और उस घास को चरने के लिए जानवर जाया करते होंगे, उन मैदानों में भी वो फसल नाशक रोग, जो घास को बर्बाद करने वाला रोग जो है सो वहाँ पे भी लगा हुआ है। कैटल सिकन, जो जानवर हैं वो भी बीमार हो रहे हैं। एंड डाई, और साथ ही मर रहे हैं। एंड द वुमेन डाई इन लेबर, और जो महिला हैं वो बच्चों को जन्म देते हुए मर रहे हैं। चिल्ड्रेन स्टिल बोर्न, और जो बच्चे जन्म ले रहे हैं वो मृत पैदा हो रहे हैं, मतलब कि जन्म लेने से पहले ही मर जा रहे हैं। एंड द प्लेग, द फायरी गॉड ऑफ फीवर हल्स डाउन ऑन द सिटी, और जो प्लेग है वो पूरे शहर पे फैल रहा है। और यहाँ पे एक और चीज़ देखो, फायरी गॉड ऑफ फीवर, मतलब कि बुखार के जो देवता हैं वो ऐसा मालूम पड़ता है कि थीब्स शहर में फैल रहे हैं। अगर आप लोग एक चीज़ देखो तो जो प्लेग बीमारी होता है उसमें क्या होता है, जब वो किसी को होता है तो उसको बहुत ज़्यादा बुखार आने लगता है और शरीर में कमजोरी होने लगती है। तो चूँकि प्लेग बीमारी में बुखार आने लगता है, इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो उग्र भगवान हैं बुखार के, वो जो है सो शहर में उतर रहे हैं, ऐसा मालूम पड़ता है। हिज लाइटनिंग स्लैशिंग थ्रो अस, और उनका जो लाइटनिंग स्लैशिंग थ्रो अस, मतलब उनका जो औजार है कह लो, या फिर जिस प्रकार से तलवार वगैरह होता है ना, तलवार से कोई आता है और फिर बीचों बीच काट देता है, उसी प्रकार से जब आपको फीवर होता है तो आपको ऐसा मालूम पड़ेगा कि आपका जो पूरा शरीर है वो टूट टूट के एकदम बिखर रहा है।
आप उसमें कुछ भी करने के मूड में नहीं लगते हो, मतलब इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है आपका शरीर। तो कुछ ऐसा ही मालूम पड़ता है कि चूँकि लोगों को प्लेग हो गया है तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि जो फीवर है उसके शरीर को काट रहा है बीच से, मतलब शरीर का जो भी जान है वो ख़त्म कर दे रहा है। रेजिंग प्लेग इन ऑल इट्स वेंजेंस। और फिर वो आगे कहता है बूढ़ा पृष्ठ कि जो प्लेग है वो ऐसा मालूम पड़ता है कि प्लेग के अंदर का जो रेज है, गुस्सा है, वो लगातार बढ़ते जा रहा है और वो लग रहा है जैसे कि हम लोगों से अपना प्रतिशोध ले रहा हो किसी चीज़ का, हमसे बदला ले रहा हो किसी चीज़ का। डिवास्टेटिंग द हाउस ऑफ कैडमस। जो द हाउस ऑफ कैडमस है ये थीब्स शहर को कहा जाता है और यहाँ पे कहा जा रहा है ये जो प्लेग बीमारी है ऐसा लगता है ये पूरे थीब्स शहर को बुरी तरीके से बर्बाद कर देगा। एंड ब्लैक डेथ लग्जरिएट्स इन द रॉ वेलिंग मिजरीज ऑफ थीब्स। लेकिन फिर भी ये जो ब्लैक डेथ है, यहाँ पे प्लेग को कहा जा रहा है ब्लैक डेथ। अक्सर जो है सो इंग्लैंड में या फिर यूरोप के दूसरे एरिया में, भारत में भी तो आता था, ये प्लेग बार बार आया करता था और जो एक पीरियड हुआ करता था 3 से 4 साल का प्लेग लगातार वहाँ पे हुआ करता था, मतलब कि एक बार आता 2 साल 3 साल 4 साल इस प्रकार से वो रहता था। तो ये जो पीरियड होता था इस पीरियड को ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता था। तो जो ब्लैक डेथ टर्म है ये भी प्लेग से ही एसोसिएटेड होता है। तो इस दौरान ये कहता है कि पूरे शहर में जो ब्लैक डेथ है ऐसा मालूम पड़ता है ये जो प्लेग है बहुत ही विलासिता के साथ, बहुत ही ऐश मौज के साथ पूरे शहर में रह रहा हो और ये पूरे शहर को बर्बाद कर रहा है। और साथ ही जो थीब्स का दुख है, दर्द है, लोग जो है सो विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, करा रहे हैं, ये भी लगातार उस शहर में बढ़ते जा रहा है क्योंकि यहाँ पे प्लेग आ गया है। फिर ये बूढ़ा आगे कहता है नाउ वी प्रे टू यू, अपने राजा से कहता है कि अब हम लोग आपसे गुजारिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं। यू कैन नॉट इक्वल द गॉड्स, कि आप भगवान के समतुल्य तो नहीं हो सकते हो, भगवान के इक्वल तो नहीं हो सकते हो। योर चिल्ड्रेन नो दैट, योर चिल्ड्रेन मतलब कि सारी प्रजा को ये बात पता है कि आप भगवान के इक्वल नहीं हो सकते। बेंडिंग एट योर आल्टर, कि आपके समीप जो भगवान की मूर्ति है उसके सामने हम लोग झुकते हुए ये समझ गए हैं कि अब भगवान के इक्वल नहीं हो सकते। बट वी डू रेट यू फर्स्ट ऑफ मैन, लेकिन फिर भी मैं आपको सारे जो व्यक्ति हैं जो धरती पर रह रहे हैं उनमें सबसे पहला व्यक्ति आपको मानता हूँ। जैसे कि होता है ना, किसी भी देश का जो राष्ट्रपति होता है, जैसे कि भारत का लो, भारत का जो राष्ट्रपति है वो भारत का पहला व्यक्ति है संविधान के रूप में। कहने का मतलब ये कि ये जो व्यक्ति है ये सुप्रीम है, यहाँ का सबसे प्रधान व्यक्ति है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे ये जो सारे प्रजा हैं वो सभी अपने राजा से कहते हैं कि आप जो है सो हम लोगों में सर्वश्रेष्ठ हो, हमारे सबसे पहला व्यक्ति हो, बोथ इन द कॉमन क्राइसिस ऑफ आवर लाइव्स एंड फेस टू फेस इनकाउंटर्स विद द गॉड्स। मतलब कि आप हम सबों के बीच में भी पहला व्यक्ति हो और जब व्यक्तियों को भगवान से आमना सामना होगा तब भी व्यक्तियों में जो सबसे पहला व्यक्ति होगा जो भगवान से आमने सामने जाएगा उसमें भी आप जो है सो सबसे पहला व्यक्ति रहोगे। You freed us from the Sphinx. You came to Thebes and cut us loose from the bloody tribute we had paid that harsh, brutal singer. ये आगे कहता है एडिपस को सारे प्रजा कहते हैं, नहीं, प्रजा का जो मेन व्यक्ति है, जो पंडित है जिसको आगे लाया गया, वो कहता है कि एडिपस को कि आपने हमें बचाया, स्फिंक्स से बचाया, जो कि स्फिंक्स से बचाया जो कि पूरे थीब्स शहर पे जिसने अपना कब्जा कर रखा था और हम लोगों को उसने बहुत ही बुरी तरीके से बर्बाद कर रखा था। हम लोग जो है सो बहुत ही बदतर स्थिति में थे, उससे आपने आया और हमें बचाया। वी टाउट यू नथिंग, हम लोगों ने आपको कुछ भी नहीं सिखाया, कोई भी स्किल नहीं सिखाया, कोई भी किसी भी चीज़ को करने का जो तरीका होता है वो आपको नहीं सिखाया। नो एक्स्ट्रा नॉलेज, ऐसा भी नहीं था कि हमने आपको कुछ एक्स्ट्रा मंत्र दे दिया या फिर कुछ वैसी चीज़ें सिखा दी, ऐसा कुछ भी नहीं था। स्टिल यू ट्रायम्फ्ड, लेकिन फिर भी आपने जो है सो विजय प्राप्त किया। किस पे विजय प्राप्त किया? स्फिंक्स पे विजय प्राप्त किया। और ऐसा क्यों हो सका? इसलिए हो सका अ गॉड वाज विथ यू, एक भगवान जो है सो आपके साथ थे, इसीलिए। सो दे से एंड वी बिलीव इट, यू लिफ्टेड अप आवर लाइव्स, और इसीलिए जो सारे लोग हैं वो कहते हैं, और मुझे भी विश्वास है इस बात पे कि आपने जो है सो हम सभी का जीवन ऊपर
किया है, मतलब कि बेहतर किया है हमारे जीवन को। सो नाउ अगेन, और इसीलिए अब दोबारा से एडिपस किंग वी बेंड टू यू, अपने राजा एडिपस से कहता है कि हम सभी आपके सामने अपना सर झुकाते हैं। योर पावर वी इम्प्लोर यू, आपका जो पावर है उसके सामने अपना सर झुकाते हैं और हम आपसे प्रार्थना करते हैं। ऑल ऑफ अस ऑन आवर नीज, सारे लोग जो है सो अपने घुटने टेक कर उनसे प्रार्थना करते हैं। फाइंड अस अ स्ट्रेंथ, अपने राजा से कहते हैं कि आप ताकत ढूंढिए। रेस्क्यू, और हम सभी लोगों को बचाइए। परहैप्स यू हैव हर्ड द वॉइस ऑफ अ गॉड और समथिंग फ्रॉम अदर मैन, एडिपस व्हाट डू यू नो। अब एडिपस से पूछते हैं वो व्यक्ति, वो जो बूढ़ा व्यक्ति है वो पूछता है, ऐसा मुमकिन है कि कुछ भी आपने कुछ ऐसा सुना होगा, हो सकता है कि भगवान ने आपको कोई संवाद भेजा हो, भगवान ने आपको कुछ वैसा। देखो होता क्या है एक्चुअली, कोई एक, मान लो कोई एक पंडित है या फिर कोई एक व्यक्ति है, वो किसी भगवान का उपासक है। अब वो भगवान क्या करते हैं, उस व्यक्ति के दिमाग में कुछ वैसी चीज़ें डालते हैं और वो व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों को भविष्य के रूप में, भविष्यवाणी के रूप में उस चीज़ को बतलाता है। तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही कहा जा रहा है कि हो सकता है कि आपके पास कुछ निर्देश भेजा गया हो भगवान के द्वारा, भगवान ने आपको कुछ वैसा संकेत दिया हो जिससे ये सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, या फिर ऐसा भी संभव है कि भगवान ने किसी और व्यक्ति को वो संकेत दिया हो और वो संकेत आप तक पहुंचा हो। तो आप हमें बताइए कि आप ऐसा क्या जानते हैं। द मैन ऑफ एक्सपीरियंस यू सी इट एवरी डे, हिज प्लान्स विल वर्क इन अ क्राइसिस हिज फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर एडिपस से वो व्यक्ति कहता है कि आप तो रोज़ देखते हो कि आपको, मतलब भगवान कोई ना कोई संकेत तो देते ही रहते हैं, और वो जो भगवान है जो आपको संकेत देते हैं उनका प्लान निश्चित रूप से काम करेगा, इसलिए आप हमें बताइए कि आपने क्या देखा है। एक्ट नाउ, एडिपस से वो व्यक्ति कहता है कि अब भी आपको एक्ट करना चाहिए, मतलब कि एक्शन लेना चाहिए। वी बैग यू, हम लोग आपके सामने प्रार्थना करते हैं। बेस्ट ऑफ मैन रेज अप आवर सिटी, और वो कहता है कि सारे व्यक्तियों में सर्वश्रेष्ठ आप एडिपस राजा, आप जो है सो हमारे शहर की रक्षा कीजिए। एक्ट डिफेंड योर सेल्फ योर फॉर्मर ग्लोरी, और आपका जो गौरव हुआ करता था आप उसको बचाइए। अपनी जो इज्जत है, आपकी जो गरिमा है लोगों को बचाने की, लोगों की रक्षा करने की, आपको उसको बचाना होगा और सारे लोगों को भी बचाना होगा। देखो राजा जो एडिपस है वो अपनी गरिमा कैसे बचा सकता है, अगर वो सारे लोगों को इसी प्रकार से मरने दे रहा है तो बाय द टाइम उसकी जो इज्जत है वो तो कम होगी ही। इसलिए वो व्यक्ति कहता है कि आप कुछ कीजिए और सारे लोगों को बचाइए, और इसी प्रकार से आपका जो गौरव है, आपकी जो गरिमा है वो भी बची रहेगी। योर कंट्री कॉल्स यू सेवियर नाउ, ये जो पूरा आपका देश है वो आपको सेवियर बुलाता है। सेवियर यानी कि वो व्यक्ति जो आकर किसी की रक्षा करता है। फॉर योर जील, क्यों बुलाता है सेवियर, इसलिए बुलाता है क्योंकि उनके अंदर जो एक मोटिवेशन है, एक ये थॉट है कि वो सारे लोगों की आकर रक्षा करेंगे, अपने प्रजा को कुछ भी होने नहीं देंगे, इसीलिए जो सारे लोग हैं उसको सेवियर बुलाते हैं। योर एक्शन ईयर्स एगो, अच्छा जो पास्ट में उसकी कुछ घटनाएं थी, जैसे कि एडिपस आता है और स्फिंक्स को मार देता है और इस प्रकार से वो सारे लोगों को बचाता है, तो पास्ट की उसी घटना की वजह से एडिपस को अभी सेवियर के नाम से जाना जाता है। नेवर लेट अस रिमेंबर फॉर योर रेन यू हेल्प्ड अस स्टैंड ओनली टू फॉल वंस मोर। अब ये व्यक्ति आगे कहता है कि हमें ऐसा बिल्कुल भी याद नहीं कि हमने आपका शासन देखा हो। शासन देखने का मतलब क्या है कि अगर कोई राजा जो है सो आता है और कोई एक बुरा डिसीजन लोगों के ऊपर थोपता है, तब आप कह सकते हो कि ये व्यक्ति शासन कर रहा है, हम पे शासन कर रहा है, मतलब कि फोर्सफुली हमसे कुछ करवाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसा कुछ भी एडिपस किंग के बारे में इन लोगों ने नहीं देखा है। फिर ये व्यक्ति आगे कहता है कि आपने हमें मदद किया, यानी कि जितने भी प्रजा थे उसको आपने मदद किया दोबारा से खड़ा हो पाने में, मतलब कि बेहतर ज़िंदगी की तरफ आ पाने में, क्योंकि ये सारे लोग स्फिंक्स के चंगुल में फंसे हुए थे। तो एडिपस आया और सारे लोगों को बचाया दोबारा से खड़ा होने में, लेकिन ओनली टू फॉल वंस मोर, और आपने जो बचाया उसका ये मतलब है कि मतलब दोबारा से हमें गिरना था इसलिए आपने हमें बचाया। एक बार तो वो लोग ऑलरेडी गिरे हुए थे जब स्फिंक्स के कब्जे में वो शहर था, सारे लोग की बदतर स्थिति थी।
और वहाँ पे एडिपस आता है और उन सारे लोगों को बचा लेता है। लेकिन दोबारा से वहाँ पे प्लेग आ जाता है और वो लोग दोबारा से नीचे गिर जाते हैं। तो वो व्यक्ति कहता है कि आपने हमें सिर्फ इसीलिए बचाया कि दोबारा से हम गिर सकें। और रेज अप आवर सिटी, सेट अस ऑन आवर फीट। वो व्यक्ति कहता है कि हमारे शहर को बचा लीजिए, हमें दोबारा से हमारे पाँव पे खड़ा कर दीजिए। द ओमेंस वेर गुड दैट डे यू ब्राउट अस जॉय बी द सेम मैन टुडे। ये व्यक्ति आगे कहता है जब आपने हमारी रक्षा की थी स्फिंक्स से, तब जो ओमेंस थे, ओमेंस कहने का मतलब है कि जो संकेत भगवान दे रहे थे, वो ऐसा मालूम पड़ रहा था कि ये बहुत ही शुभदायक अवसर है कि आने वाला समय बहुत ही अच्छा होगा। और उस दिन जिस दिन आपने हमें बचाया था स्फिंक्स से, वो दिन जो था हम लोगों के लिए बहुत ही जॉयफुल दिन था, मतलब कि खुशहाली से भरा हुआ दिन था। वो राजा से कहता है कि आप दोबारा से वही व्यक्ति बनिए और हमारे राज्य को बचाइए। रूल आवर लैंड, हमारा जो ज़मीन है, मतलब कि वो जो पूरा देश है उस पर रूल कीजिए, शासन कीजिए। यू नो यू हैव द पावर, आपको पता है कि आप में वो कैपेसिटी है। बट रूल अ लैंड ऑफ द लिविंग नॉट अ वेस्टलैंड। फिर वो आगे कहता है कि आप शासन कीजिए, लेकिन वैसे देश में शासन कीजिए जहाँ पे सारे लोग जिंदा हों। ऐसा नहीं कि सारे लोग मर गए प्लेग से, फिर आप आगे वहाँ पे राजा बन गए और फिर शासन कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक सारे लोग जिंदा हैं तभी आप आइए, शासन कीजिए और सारे लोगों को बचाइए। शिप एंड टावर्ड सिटी आर नथिंग, अ स्ट्रिप्ड ऑफ मैन अलाइव विद इन इट, लिविंग ऑल एज वन। फिर वो आगे कहता है कि अगर कोई एक शहर है उसमें बहुत सारे शिप हैं, मतलब कि बहुत सारे पानी वाले जहाज़ हैं। चूँकि ये सारे जो देश होते थे ये समुद्र के किनारे होते थे, इसलिए यहाँ पे आपको शिप का कॉन्सेप्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा, समुद्र से जुड़ी हुई चीज़ों की कॉन्सेप्ट ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो वो व्यक्ति कहता है कि अगर कोई शहर है वहाँ पे बहुत सारे पानी वाले जहाज़ हैं और जो मकान है वो टावर की तरह ऊंचे हैं और वहाँ पे कोई भी व्यक्ति अगर ज़िंदा नहीं है तो ये सारी चीज़ें बेकार हैं। तो इसलिए वो अपने राजा को उत्साह दिलाता है कि आप आइए और हम सभी के ऊपर शासन कीजिए, हमारा जो शहर है उसको बचाइए और इससे पहले बचा लीजिए कि सारे लोग मर जाएं, उससे पहले हमें बचा लीजिए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एडिपस आगे क्या कहता है अपनी प्रजा से। तो आज के लिए फ़िलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो आगे की जो स्टेंजा है उसको खुद से पढ़ के समझने की कोशिश करोगे। अगर ऐसा करते हो तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और फिर जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो भी ज़्यादा होंगे। इसलिए आप लोग उसे पढ़ के समझने की कोशिश करो और जो भी क्वेश्चंस हैं वो पूछो। थैंक यू।